दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मैं वीर और ऑक्सीजन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित, जिसका नाम है बहुपद। मैं एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करने की कोशिश करूंगा और आपको अच्छे से समझाने की भी कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि मेरा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम करते हैं 2.1 का पहला क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद को कैसे पहचानते हैं, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो हम एक एक करके एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तब उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। हम पहले बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद, बहुपद में हमारा एक होता है चर, एक होता है अचर। चर किसे कहेंगे, जैसे x, y, z, ये हमारे क्या होते हैं, चर होते हैं। क्या होते हैं ये, चर। और चर का मान हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। क्या रहता है, बदलता रहता है। अब आपको ये सोच के आश्चर्य होगा कि x का और y का z का मान कैसे बदलता रहता होगा, मतलब चर कैसे बदलता है। जैसे हमारा क्या है कि x की वैल्यू, x या y या z, इसकी वैल्यू कभी 2 हो सकती है, कभी 3 हो सकती है, कभी 4 हो सकती है, कभी 5 हो सकती है, कभी 6, कुछ भी हो सकती है। तो इसका मान क्या है, एक्स वाई जेड का मान बदलता रहता है, कोई फिक्स नहीं है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि अचर किसे कहते हैं। अचर, अचर किसे कहते हैं। अचर क्या होता है, इसका मान बदलता नहीं है, ये एक जैसे रहता है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ये क्या होता है, अगर 2 है तो 2 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा। इसका क्या है, मान बदलता नहीं है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे पढ़ते हैं कि अगर चर को और अचर को गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो जब भी मैं चर को और अचर को गुणा करता हूं तो हमें बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। क्या होता है, बीजीय व्यंजक। ठीक है, इस चीज को ध्यान रख लेना। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। एग्जाम्पल है कि चर कितना है हमारे पास, मान लीजिए 5 है, कितना है, सॉरी, x है। और हमारे पास अचर कितना है, हमारे पास अचर हमारे पास मान लीजिए 6 है। कितना है, 6। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि जब भी मैं चर गुणे अचर करता हूं तो हमें क्या मिलता है, बीजीय व्यंजक मिलता है। क्या मिलता है, बीजीय व्यंजक मिलता है। ठीक है, जैसे मैंने चर की जगह x रख दिया, गुणा अचर की जगह 6 रख दिया, तो क्या मिल जाएगा, 6x। और यही 6x क्या है, हमारा बीजीय व्यंजक है। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे हम बात करते हैं, एक और उदाहरण देता हूं। एग्जाम्पल, जैसे मैंने क्या ले लिया, चर की जगह क्या ले लिया, y ले लिया, और अचर की जगह मैंने 5 ले लिया। तो हमारे बीजीय व्यंजक क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। ये हमारा क्या है, बीजीय व्यंजक है। अब हम बात करते हैं कि बहुपद को कैसे पहचाने कि एक बहुपद है। हम किसी भी समीकरण को अगर लिखते हैं तो उसमें हम बहुपद को पहचानते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। तो आगे हम लिखते हैं कि बहुपद को कैसे पहचाने, ये हम सीखेंगे कि बहुपद को क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, जैसे बहुपद को पहचानने के लिए जो हमारा चर होता है ना, इसको क्या करते हैं कि चर की घात, किसकी घात,
चर की घात, चर की घात हमारी क्या होनी चाहिए? चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो चर की घात क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि ये एक बहुपद है। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? किसका? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो जीरो से लेके अनंत तक जाती है, उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। जैसे जीरो हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, और ये अनंत तक जाती है, इसी को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। और मैंने क्या लिखा कि चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं, हम पहले एग्जाम्पल पे देखते हैं कि हम कैसे पहचानते हैं कि ये बहुपद है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, यहां लिखिया मैंने 6x² प्लस 5। अब मैं इसको पहचानूंगा कि यह क्या एक बहुपद है कि नहीं है। कैसे? यहां पर लिखा चर की घात, देखिए चर है कि नहीं है। जो x है हमारा एक चर है, और इसकी घात कितनी है? दो है। अगर वो क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो मुझे बताओ x की घात क्या है? एक ये पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। मतलब दो है ना, तो दो हमारा क्या है? एक पूर्ण संख्या है। अभी हमने पढ़ा है ना पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, कि मान लीजिए हमारे पास 3y² प्लस 6 दे रखा है। मुझे बताइए, चलो इसको मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? 3। तो हमारी घात y की घात क्या है? कितनी है? 3 है। तो और 3 क्या हमारी पूर्ण संख्या है? क्या है? पूर्ण संख्या है। तो ये दोनों हमारा क्या हुआ? ये दो हमारा बहुपद है। क्या है? बहुपद। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तीसरे पे चलते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं और, जैसे मैंने लिखा √5x प्लस में 8। क्या यहां पर ये बहुपद है? कैसे पहचानेंगे? क्योंकि x के ऊपर तो कोई घात नहीं है। अभी तक यहां पर दो घात थी, यहां पर तीन घात थी, हम तो पहचान लिए। जब भी कभी किसी x y z के ऊपर घात नहीं होती ना, तो ऊपर हमेशा क्या होता है? एक होता है। हमेशा याद रखना, ऊपर कितना होता है? एक होता है। तो एक होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x की घात क्या है? x की घात क्या है? एक है। और एक भी हमारा क्या है? एक ये पूर्ण संख्या है। और जब भी पूर्ण संख्या होगी, वो हमारा क्या होता है? बहुपद होता है। क्या होता है? बहुपद होता है। ठीक है, तो उम्मीद ये चीज आपको समझ में आई होगी। मैं एक और एग्जांपल देता हूं जहां पर आप कभी फंस भी सकते हैं। जैसे √x, और यहां पे मैं लिखता हूं 6 प्लस 3। मैं इसे बताऊंगा कि यह एक बहुपद है कि नहीं है। कैसे? मैं √x, एक इसको ऐसे ले, √6x को क्या लिखेंगे? √6x को कैसे लिखेंगे? 6 √x लिख लेंगे। हमने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब हम इसे बताएंगे कि बहुपद है कि नहीं है। अब यहां पर अंडर रूट लगा है। अब ये होता है कि अंडर रूट का जो मान होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? 1/2 होता है। कितना होता है अंडर रूट का मान? 1/2। तो हम क्या लिख लेंगे? √6 तो लिख लेंगे, बट एक्स पे क्या लिखेंगे? अंडर रूट का मान कितना है? 1/2। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? 1/2। तो आप मुझे बताइए, क्या ये एक बहुपद है? तो नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती है हमारी चर की, वो क्या होनी चाहिए? जीरो से लेकर अनंत तक होनी चाहिए। अब यहाँ पर बटे वगैरह तो नहीं होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया? बटा दे दिया। तो यह एक बहुपद नहीं है। क्या ये बहुपद है? नहीं है। क्यों? क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या पता है ना क्या होती है? जीरो से लेकर अनंत तक। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको भी समझ में आ गई होगी। चलो मुझे ये बताइए कि क्या चार एक बहुपद है?
क्या 4 एक बहुपद है? तो अब हम देखते हैं 4 एक बहुपद है कि नहीं है। तो हाँ, 4 भी एक क्या है, बहुपद है। कैसे? मेरा एक्स की पावर 0 होता है ना, वो हमेशा कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 4 और एक्स की पावर 0। तो अभी क्या हो जाएगा, एक्स की पावर जो 0 ऊपर दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे में 1, क्योंकि एक्स 0 की वैल्यू कितनी होती है, मतलब एक्स की पावर जो 0 है उसकी वैल्यू 1 होती है ना। तो 4 एकन्नम क्या हो जाएगा, 4। तो ये क्या हुआ, ये भी एक बहुपद है। ठीक है। एक होता है शून्यक बहुपद। कौन सा बहुपद होता है, शून्यक बहुपद। शून्यक बहुपद क्या होता है, जिसमें क्या आ जाए, 0 आ जाए, उसे क्या बोलते हैं, शून्यक बहुपद। जिसकी घात क्या आ जाए, 0 आ जाए, उसी को बोलते हैं हम शून्यक बहुपद। ठीक है। उम्मीद है आपको ये भी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं, जैसे मैंने लिया 5x, क्या लिया, 5x। तो ये हमारा क्या है, एक घात बहुपद है, या बोलो एक घाती बहुपद, बहुपद। ठीक है। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रैखिक, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद मतलब यहाँ पे क्या है, एक है, तो इसे बोलते हैं एक घाती बहुपद, या बोल लो रैखिक बहुपद। इसको हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। दूसरा होता है हमारा 5x² + 3। इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद। क्या बोलेंगे, द्विघाती। क्या बोलेंगे, द्विघाती। इसमें क्या है, द्विघाती क्यों बोले, क्योंकि इसके ऊपर कितनी घात है, 2 है ना, तो 2 घात है, तो इसे बोलते हैं द्विघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विघात या द्विघाती। ठीक है। तीसरा जो हमारे पास दे रखा है, क्या दे रखा है, मान के चलिए कि 7 की x³ + 3x + 8 ये दे रखा है। अब हम इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं त्रिघाती। क्या बोलते हैं, त्रिघाती बहुपद। क्या बोलेंगे, त्रिघाती, क्योंकि इसमें कितनी घात है, 3 घात है। इसे बोलते हैं त्रिघाती, या ये बोलते हैं त्रिघात। क्या बोलेंगे इसको, त्रिघात। इसमें 3 घात है ना। तो हमने बहुपद के बारे में जान लिया कि बहुपद क्या होता है। बहुपद को हम पहचान भी सकते हैं, हम निकाल भी सकते हैं। और एक घाती, द्विघाती और त्रिघाती हमने क्या हुआ, बता दिया। एक चीज बताना है कि व्यापक रूप, बहुपद का क्या है, व्यापक, व्यापक रूप के बारे में हम पढ़ेंगे। तो व्यापक रूप क्या होता है, जब भी ax² + bx + c, ये क्या हमारा है? इसका एक व्यापक रूप है। जैसे a की जगह हमने मान लिया 3, b की जगह हमने मान लिया 2 और c की जगह 5 मान लिया, तो ये क्या बन के तैयार हो जाएगा, 3x² + 2x + 5। ये होता है व्यापक रूप। अगर मैं इस पे 0 लगा दूंगा तो ये हो जाएगा, वो द्विघात समीकरण का क्या हो जाएगा, व्यापक रूप। बट अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ इतने के बारे में जानेंगे। अब आपको पता चल गया कि व्यापक रूप भी किसे कहते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, px शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये जो होता है ना, 0 0 होता है, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है। और इधर होता है y, इधर होता है y कॉमा, जिसे बोलते हैं y अक्ष, y कॉमा, इसे बोलते हैं x कॉमा, इसे बोलते हैं x अक्ष। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या अगर मैं ज्ञात करना चाहूंगा ना, तो क्या होता है, जो रेखा x के अक्ष पर टच करेगी या क्रॉस करेगी, वही हमारा क्या है, शून्यकों की संख्या है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे ये रेखा टच करी, देखो यहाँ टच करी, यहाँ टच करी, तो जहां पर x रेखा पर अगर टच कर रही, वही हमारा क्या है, शून्यकों की बहुपद है। ठीक है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला दे रखा है कि ये x अक्ष है,
ये वाई अक्ष है। क्या यहाँ पर कोई रेखा टच कर रही है? तो देखो यहाँ पर कोई रेखा टच नहीं कर रही, तो शून्यकों का बहुपद हमारे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब चलते दूसरे क्वेश्चन पे। मुझे बताओ यहाँ पर एक्स अक्ष पे कितनी बार टच कर रही है? तो यहाँ पर सिर्फ एक बार टच कर रही है। जब एक बार टच कर रही है तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? एक हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? एक, क्योंकि कितनी बार टच कर रही है? एक बार। यहाँ पर देखो कितनी बार टच कर रही है? एक, दो, तीन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तीन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। चौथे क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? यहाँ पर कितनी बार टच कर रही है? एक, दो। तो यहाँ पर कितनी बार टच कर रही है? दो बार टच कर रही है। एक्स पे ही टच करनी चाहिए और कहीं नहीं। अब यहाँ पर देखो, एक, दो, और कहाँ पे टच कर रही? तीन, चार। तो कितना आ जाएगा? चार बार टच कर रही है ना, तो शून्यकों का संख्या कितनी आ जाएगी? चार आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो, एक, दो, तीन। यहाँ पर कितनी बार टच कर रही है? तीन बार टच कर रही है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी? तीन आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, और आप अच्छे से पढ़ाई करिए। और ये 2.1 हमारा खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और आपको, अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा हो, ये समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।